भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स रिपीटेडली ये कहते आए हैं कि आम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड जम्मू में देखने को मिल रहा है जहां पर सरकारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करने की बात हो, सरकारी एक्सचेकर के पैसे इकट्ठे करने की बात हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स नज़र आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी। नमस्कार सेठी साहब, पहली चीज़ ये कि कहीं पर जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जो इंश्योरेंस की स्कीम शुरू की है उसके लिए फॉर्म भरना, पैसे इकट्ठे करने की बात हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ही नहीं एक्स मिनिस्टर्स तक नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डोमिसाइल इशू करवाना हो, डोमिसाइल इशू करवाने के लिए कैंप लग रहे हैं जहाँ पे तहसीलदार बैठ रहे हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स फॉर्म्स भी बेच रहे हैं, फॉर्म्स भर भी रहे हैं। तो ये क्या नज़र आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हो या नेता हो, वो लोगों के साथ खड़ा है लोगों की ज़रूरतों को देखने के लिए। अब चाहे वो डोमिसाइल के इशू की बात आती है, मेडिक्लेम आयुष्मान भारत की बात आती है, बाकी जगह पे आती है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उन सभी कार्यक्रम का हिस्सा बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम किसी की और के अलावा किसी को रोक तो नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है हम कोशिश करते हैं कैंप लगाने के, हमें कहा जाता है आप नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब सरकारी कैंप भी कोई लगते हैं तो क्या वहाँ पे मनाही है? क्या कांग्रेस वाले नहीं आ सकते या एनसी वाले नहीं आएंगे, पीडीपी वाले नहीं आएंगे? क्योंकि कांग्रेस के या बाकी जो पार्टीज हैं उनके नेता सामने नहीं आ रहे, उनका वर्कर सामने नहीं आता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के साथ खड़े होकर उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसमें क्या एतराज़ है? ये तो खुश होना चाहिए लोगों को भी। आम जन जो है वो खुश है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसीबत के टाइम पे, मुश्किल के टाइम पे लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी पार्टियां अगर खड़ा होना चाहती हैं लोगों के साथ तो उनका स्वागत है, वो भी आगे आए। जो कार्यक्रम, जो जैसे आपने जिक्र किया, जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो तो बाकी लोग भी आए ना, वो भी मदद करें लोगों की आके लाने में, कौन रोकता है उनको? लेकिन साथ ही में ऐसा तो नहीं है कि कहीं जहां पर सरकारी स्कीम्स का क्रेडिट लेने की बात है वहां पर भारतीय जनता पार्टी सामने है, लेकिन जहां पर लोग सरकार से नाखुश है वहां पर बीजेपी के लोग कह देते हैं कि भाई हम तो सरकार में नहीं है, सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, आप उनसे पूछें। देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स का क्रेडिट लेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए जो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी वो हम करेंगे। लोगों के साथ खड़े होना, लोगों को सजग करना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि ये आपके लिए स्कीम बनी है, इसमें आपका ये हक है, मुझे लगता है कि यही रियल पॉलिटिक्स है और यही होनी चाहिए। और बाकी पार्टियों को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देख के उनको भी ऐसे काम करने चाहिए। क्यों नहीं आते हैं सामने? आपने बात की बाकी पार्टीज की, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कल ही हुई कि पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को अब रिलीज़ किया गया है, उनका बयान आया है। बयान में उन्होंने 5 अगस्त की उन घटनाओं को काला दिन बताया है। उन्होंने भी अपील की है कि जितने भी बाकी पॉलिटिकल लोग हैं जो अभी भी डिटेन्ड हैं उन्हें इमीडिएटली छोड़ देना पड़ेगा। उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी को छोड़ना जो है वो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है। आप कितनी देर तक उनको अंदर रखना था, कितनी देर तक नहीं रखना था, ये तो सरकारी फैसला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की दखलंदाजी नहीं है। लेकिन जैसे बाकी नेतागण को भी छोड़ा है जो डिटेंशन में थे, तो इसी तरह महबूबा मुफ्ती के बारे में भी इवेल्युएशन जो है हुई होगी गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर। लगता है कि अब उनको छोड़ने से जो शांति है जम्मू कश्मीर में उसमें अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसलिए डिसीज़न लिया होगा। जहाँ तक बाकी लोगों को छोड़ने की बात है तो वो फैसले जो है वो इंडिविजुअल इवेल्युएशन के ऊपर होते हैं कि किसी को छोड़ने से माहौल जो है वो ठीक रहेगा या ख़राब रहेगा, उसी के ऊपर फैसले होते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को एक ही दिन पे छोड़ दो या छोड़ना ही पड़ेगा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। शांति की स्थापना करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, पीस बनी रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की जान और माल की रक्षा हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि महबूबा जी ने बाहर आने के बाद या डिटेंशन ख़त्म होने के बाद जो है कोई भड़काऊ बयान दिया है या 5 अगस्त के बारे में जो है वो कोई टिप्पणी की है, तो इस रियलिटी को महबूबा जी को अब तक समझ लेना चाहिए था कि 5 अगस्त का जो फैसला था वो हिस्टोरिकल फैसला था, अब वो बदलने वाला नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अपना राइट है, लेकिन उसके अलावा, लिटिगेशन के अलावा अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटिकली इस फैसले को चेंज नहीं किया जाएगा। ये हिस्टोरिकल फैसला जो है 7 दशक से ज़्यादा की लड़ाई के बाद हम ये फैसला लेने की पोजीशन में आए थे। जो हमने एक इतना बड़ा कदम लिया लोगों के लिए, देश के लिए, अब उस कदम से पीछे हटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट
फ्यूचर में भी जो है वो 5 अगस्त के फैसले को जो है वो वापस ले सकती है। साथ ही में एक बयान जो है पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी आर्टिकल 370 और चाइना को लेकर दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने भी उसकी बड़े कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद ही बाकी नहीं रहा, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्रियाक्रम हो चुका है, तो फिर आखिर फारूक अब्दुल्ला के बयानों को इतना सीरियसली लिया क्यों जा रहा है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला के बयान को इसलिए सीरियस लिया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो बाइकाट की वजह से हो या बाकी हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट अभी भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो जब फारूक अब्दुल्ला एज मेंबर पार्लियामेंट कोई बयान देते हैं तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका एक असर रहता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये बयान कोई और नेता देता तो शायद हमारी रिएक्शन ये नहीं होती, लेकिन वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे हैं, उनको देखते हुए उनसे ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की जो है वो उम्मीद की जाती है। जब उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करने या उसको दोबारा रिस्टोर करने की अगर आप बात करें तो उसमें चाइना का रोल होगा या चाइना उसकी मदद करेगा, तो इस तरह के बयान जो हैं ये देश विरोधी बयान है। इसमें कहने में कोई हमको एतराज़ नहीं है कि इस तरह के बयान जो हैं ये सेडिशन की डेफिनेशन में आते हैं, देशद्रोह की डेफिनेशन में आते हैं, और कड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अगर कानूनी तौर के ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है तो कानूनी तौर के ऊपर जो है उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हर्ज नहीं होगा, कानूनी तौर पे वो पॉसिबिलिटी है। देश सबसे बड़ा है, देशद्रोह में अगर कोई बात की जाती है, देश के हित के खिलाफ अगर बात की जाती है तो ऐसी बात को बर्दाश्त करना जो है वो किसी भी भारतीय के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, किसी भी भारतीय से आप पूछ लेंगे, किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मुद्दे की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि 5 अगस्त के बाद जो बदलाव आना चाहिए था अभी तक नहीं आया है। एक रिक्रूटमेंट का मसला है, बार बार ये अनाउंस किया गया है कि रिक्रूटमेंट होगी, अभी तक एग्ज़ाम की डेट्स तक अनाउंस नहीं की गई है कि रिक्रूटमेंट कब होगी, और अब अगर पंचायत इलेक्शंस होती हैं तो हो सकता है और ज़्यादा पोस्टपोन हो जाए। तो जितने भी युवा हैं बहुत परेशान हैं कि आखिर कब जॉब्स मिलना शुरू होंगी। देखिए, 5 अगस्त के बाद जो प्रॉमिस था, जो वादा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस खुलेगी और हज़ारों लोग जो हैं वो करेंगे, वो प्रोसेस शुरू हो गई, नौकरियां जो हैं वो एडवर्टाइज हो गई। अब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि पिछले 8 महीने से तकरीबन हम कोरोना काल के बीच में से निकल रहे हैं। अब कोरोना काल के चलते हुए जो नॉर्मल जितनी स्पीड से एडमिनिस्ट्रेटिव काम होने चाहिए, बाकी काम होने चाहिए, वो रुके हुए हैं, ये भी समझना चाहिए। और बावजूद इसके हमने कोई रोका नहीं है। गवर्नमेंट की भी अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट की साइड से भी सिलेक्शन प्रोसेसेस रुकी नहीं है, वो अपनी पेस पे चल रही हैं, काफ़ी प्रोसेसेस जो है हो रही हैं। जब आपको इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करनी है तो उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन जो यूथ है जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए ये अच्छी बात मुझे लगता है उनके लिए जो है वो ये है कि प्रोसेस रिक्रूटमेंट की शुरू हुई, और प्रोसेस जब रिक्रूटमेंट की शुरू हुई है तो ख़त्म होगी, और बाकी नौकरियां जो है जो पीछे रहती हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट जो है वो प्रोसेस जल्दी ही शुरू होगी, ऐसा है। लेकिन कोरोना काल के चलते हुए वक्त जो है, अगर शायद कोरोना नहीं होता तो अब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुकी होती। लेकिन इस कोरोना काल में ही और कई सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए गए, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जेईई नीट को लेकर स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए, लेकिन उस एग्जामिनेशन को भी जो है कंडक्ट किया गया। किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर ये नहीं कहा गया कि नहीं आप कंडक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या आप नहीं मानेंगे कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी जा रही, कोई क्लियर मैसेज भी नहीं दिया जा रहा। कभी पोस्ट एडवर्टाइज होती है, फिर वापस ली जाती है, फिर दोबारा एडवर्टाइज की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि अगर आखिर होगा क्या। देखें, आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अगर देखें तो हज़ारों में नहीं है, लाखों में है। लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर होना है रिक्रूटमेंट के लिए, लाखों बच्चों को बैठना है एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस कोरोना काल में चलते हुए क्या लाखों बच्चों को हम बिठा सकते हैं? उससे एक बड़ा खतरा ज़रूर रहेगा कोरोना के फैलने का। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता हूँ कि नहीं होना चाहिए, जितने स्टेट के रिसोर्सेज हैं उसमें आप रिक्रूटमेंट को ब्रेक करके अलग अलग ग्रुप्स में बना के जो है उसको पुश करना चाहिए, कैरी करना चाहिए आगे, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी नज़र में रखना चाहिए कि इन दिनों में जो है हालात ऐसे हैं कि बड़ी ज़्यादा
लोगों को बिठा के शायद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, अब क्योंकि नई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसमें इंटरव्यू के नंबर जो है वो कम रखे हैं, क्लास 4 पे तो है नहीं, रिटर्न के ऊपर जो है वो जोर है, और रिटर्न के लिए फिजिकली बैठना जो है वो ज़रूरी है। जम्मू डिवीज़न में कोविड की जैसे आपने बात की कि कोविड के चलते भी बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो कोविड की जो मैनेजमेंट है उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये एक चीज़ और देखने को मिली कि जो मीडिया बुलेटिन है, सरकारी मीडिया बुलेटिन है, उसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो कम देखने को मिलेगी। अगले दिन जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध अखबार, एक बहुत ही क्रेडिबल अखबार डेली एक्सेलसियर में जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं वो आंकड़ा कुछ और होता है, आंकड़ों में डिफरेंस है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पीक खत्म हो रही है, दूसरी तरफ लोग भी मरते जा रहे हैं। तो इस कोविड मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आप ऑब्ituary कॉलम की बात करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे कोरोना से ही डेथ हुई हो। जो खबर आती है कि इतने लोग कोविड के कारण मरे, यहाँ से कोरोना के बगैर भी जो मरेंगे उनके भी ऑब्ituary कॉलम में आएगा। लेकिन मैं आपके साथ फ्रेंकली एडमिट करता हूँ कि कोरोना की जो मैनेजमेंट है, जो मेडिकल मैनेजमेंट की बात है, मुझे लगता है कि स्टेट जो है उसमें जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कोई बड़ा ज़्यादा अगर सराहनीय काम हम कहें तो वो नहीं है। जो लोग भी इसके बारे में ज़िम्मेवार हैं उनके खिलाफ जो है वो ज़रूर कार्रवाई जो है ज़रूर होनी चाहिए। 8 महीने की लड़ाई के चलने के बाद अगर ये रियलाइज़ होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं है, वेंटिलेटर जो है आए हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, अब ये तो बड़ी गलत बात है कि पेशेंट्स आपके हॉस्पिटल्स में आने के लिए हॉस्पिटल्स के बाहर बैठे हैं, लेकिन आपके हॉस्पिटल्स कहते हैं कि हमारे पास आपको लेने की जगह नहीं है। जिनको लिया है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की जगह नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं बन पाया है कि हम सीरियस पेशेंट्स को भी जो है वो ट्रीट कर पाएँ। तो कुल मिला के कोविड के मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मैनेजमेंट करनी चाहिए थी यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को, वो उसमें फेलियर है, सक्सेस नहीं है। इससे बेहतर मैनेजमेंट की उम्मीद थी, लोगों को भी उम्मीद थी और हमको भी उम्मीद थी कि बेटर मैनेजमेंट जो है वो होगी कोविड के साथ लड़ाई में, जो हो नहीं पाई। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए, उनके बारे में पक्की ज़रूरी तौर के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनकी मिस एक्शन की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हुए और लोगों की डेथ हुई। इसमें कोई लिहाजदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर साहब, बीजेपी के भी एक्स हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो जीएमसी जम्मू में गए, उसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एक तो वो किस कैपेसिटी में गए और उनके जाने से क्या बदलाव आया, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो जिस तरह का सिलसिला चल रहा था आज भी वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो भेजे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर्स जो पुराने थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते थे और लीडर हैं, पब्लिक के लीडर हैं, इसलिए पब्लिक के बारे में बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें एतराज़ निकालने की जगह क्यों नहीं होता कि कांग्रेस भी अपने या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने पुराने हेल्थ मिनिस्टर को कहती कि आप लोग भी जाओ, आप जाओ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, लोगों को भला करने की कोशिश करो कि लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। अगर कोई एक पार्टी अच्छी चीज़ करती है तो दूसरों को उसको फॉलो करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज। सपोज हमारे मिनिस्टर नहीं जाते वहाँ पे, तो जो वो रिक्वेस्ट कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कोई डायरेक्शन ठीक पे लाने की बात कर पाए, वो नहीं होती, तो उससे किसका भला होता। आप आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, लोग भाग जाते हैं। इन हालात को देखते हुए अगर पॉलिटिकल पार्टीज चुप करके बैठ जाएं और रिएक्ट नहीं करें तो वो कौन सी पॉलिटिक्स होगी। इसके बारे में भी सजग रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी। बात हुई जम्मू कश्मीर के आम मुद्दों को लेकर, जो सवाल जो हैं आम आदमी पूछ रहा है। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।